So hey guys, welcome back to the new episode. In this video, we shall discuss about OOS, out of specifications. इसके साथ ही हम लोग आउट ऑफ ट्रेंड के बारे में भी समझेंगे। ये इन दोनों को एक ही साथ डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका एक जैसा है। इन दोनों को हैंडल करने का तरीका एक जैसा ही है। अब हमें ये समझना होता है कि OOS या OOT हैं क्या। OOS इसका मतलब है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है? आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि अगर मैंने कोई एक लिमिट डिसाइड कर रखी है कि मैं जो भी कार्य करूँगा या जो भी काम करने का सोच रखा हूँ वो इसी लिमिट के अंदर रहेगा, ये मेरा रिलीज का या फिर एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया है। और अगर कोई भी चीज़ इसके बाहर ऑब्जर्व हो जाए, जैसे मान लीजिए ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन इसके बाहर जाता है, चाहे डाउन साइड चाहे अपर साइड, तो ये आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहलाता है। अभी इस तरीके से समझिए कि ये मीन वैल्यू है और ये मेरा लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। अब अगर मेरा कोई भी ऑब्जर्वेशन इस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के नीचे आए या अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के ऊपर चला जाए तो हम इसे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। दूसरी तरफ OOT का क्या मतलब है? OOT का मतलब है आउट ऑफ ट्रेंड। अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए मैंने कोई प्रीवियस की जो हिस्ट्री है उसकी ट्रेंडिंग मेरी इस लिमिट के अंदर आ रही है। ये होता है मेरा लोअर कंट्रोल लिमिट, ये अपर कंट्रोल लिमिट। अगर मेरी अभी तक की ऑब्जर्वेशंस इस लिमिट से कंप्लाई कर रही हैं और अचानक कोई डाटा मेरा इसके नीचे LCL के नीचे या UCL के ऊपर ऑब्जर्व हो तो वो विद इन द लिमिट तो है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में तो है, लेकिन एक ट्रेंड के बाहर दिखता है, एक पीक अलग से दिखती है, पीक या ड्रिफ्ट एक अलग से दिखता है, तो उसको हम आउट ऑफ ट्रेंड या OOT कहते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा कोई प्रोडक्ट है, उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है 90 से लेके 110, ये मेरा 100। कोई वैल्यू मेरी 110 के ऊपर चली जाए या 90 के नीचे चली जाए तो ये होता है OOS। अब मान लीजिए 95 से लेके 105, 95 to 105 मेरा LCL 95 है और UCL 105 है। 90 to 100 जो है ये स्पेसिफिकेशन लिमिट है। 90 to 110 इज स्पेसिफिकेशन लिमिट, जबकि 95 to 105 इज कंट्रोल लिमिट। इस तरीके से समझिए कि अभी तक का मेरा कोई डाटा जो था 100, 102, 98 इस बीच में जा रहा था और अचानक से कोई यहाँ पे आ जाए या अचानक से कोई यहाँ पे आ जाए, 95 के नीचे मिले या 105 के ऊपर मिले, विद इन द लिमिट है, 90 to 110 की लिमिट में है, बट थोड़ा सा एक अलग से पीक दिखता है या फिर एक अलग से ड्रिफ्ट दिखता है। अब इसको हम कहते हैं OOT। ऑल्दो ये विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट है, बट फिर भी हमें इनको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये OOT है तो हो सकता है कि बाद में कभी OOS भी आ जाए, तो मुझे ये पता करना होता है कि ये OOT हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि OOS का मतलब है बैच इज फेल,
मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो क्राइटेरिया है वो फेल कर रहा है, इसलिए मैं उसे रिलीज़ नहीं कर सकता। जबकि OOT का मतलब क्या है कि विद इन द लिमिट है, लेकिन एक डिफरेंस दिखा रहा है, एक वेरिएशन शो हो रहा है, जिसकी वजह से हमें उसे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अब जब भी हम कहते हैं कि OOS को कैसे हैंडल करना होता है या OOS को कैसे डिफ़ाइन करा जाए, तो OS इज डिफाइंड एज एनी ऑब्जर्वेशन विच इज अबव और लेस देन द स्पेसिफिकेशन लिमिट इज कॉल्ड OOS। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जो स्पेसिफिकेशन लिमिट से ऊपर जाए या स्पेसिफिकेशन लिमिट के नीचे रह जाए, लोअर साइड से नीचे और अपर साइड से ऊपर, लोअर देन द लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर देन द अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, इसको हम लोग OOS कहते हैं। While OOT is defined as something which is beyond the trend, प्रीवियस ट्रेंड से अगर कुछ भी अलग हट के ऑब्जर्व होता है तो उसको हम लोग OOT कहते हैं। अब इसको इन्वेस्टिगेशन जब भी हम करते हैं तो इस OOS या OOT के केस में हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता है अलग अलग फेजेज में। फेज कैसे? फेज 1A, फेज 1A, फेज 1B, फेज 2, देन फेज 3। ये 3 फेजेज में इन्वेस्टिगेशन चलती है। अब ये क्या है? ये सीरीज से चलती हैं। पहले 1A को कंप्लीट करना है, देन 1B को कंप्लीट करना है, देन 2 को कंप्लीट करना है, देन 3 को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको रूट कॉज 1A पे ही मिल जाए, या आपको प्रोसीड करना पड़े 1B पे और वहाँ रूट कॉज मिल जाए, फिर आपको मिले 2 पे जाके, एंड अल्टीमेटली हो सकता है कि फेज़ 3 पे भी मिल सकता है। अब 1A पे अगर कोई रूट कॉज होता है तो हम उसे कहते हैं ऑब्वियस एरर्स। 1B पे अगर कोई मिलता है तो हम उसे कहते हैं असाइनेबल कॉज। टू पे अगर कोई मिलता है तो वो हम कहते हैं नॉन असाइनेबल पे। अगर यहाँ पे 1B पे मेरा कोई भी असाइनेबल कॉज नहीं मिला तब मैं फेज़ 2 पे जाता हूँ, और अगर मुझे फेज़ 2 पे भी कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग फेज़ 3 पे करते हैं, जिसमें कि हम लोग एक्सटेंडेड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन अलॉन्ग विद मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रीवियस ट्रेंड्स को अदर बैचेज पे भी रिव्यू करते हैं, देन हमें आइडेंटिफाई करते हैं रूट कॉज को। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ जाते हैं कि ये जो OS या OOT है ये सिर्फ और सिर्फ QC लेबोरेटरी से रिलेटेड QMS इवेंट्स हैं, ये हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे अप्लाई नहीं करते हैं, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ QC में ही इम्प्लीमेंट होते हैं, अप्लाई होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि 1A क्या है, 1B क्या है, एंड उससे पहले हम समझते हैं कि एरर्स के टाइप क्या हैं। ये जो मैंने बताया ऑब्वियस है, असाइनेबल है, नॉन असाइनेबल है, इसका क्या मतलब है? ऑब्वियस एरर्स ऑब्वियस एरर्स का मतलब है ऐसा रूट कॉज या ऐसी गलतियां जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता हो, फिर भी हमने उस पर काम प्रोसीड किया, जिसकी वजह से मुझे OS या OOT ऑब्जर्व हुआ। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई का फेलियर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई फेलियर, सैंपल स्पिलेज, या मेरा कुछ अदर ऐसे एरर्स हों जिनके बारे में मुझे पता हो ऑलरेडी, इंजेक्शन एरर्स, सैंपल इंजेक्शन एरर्स हों, या मेरा कॉलम के एरर्स हों,
या फिर मेथड का कुछ प्रॉब्लम हो, मेथड ही गलत ले लिया हो। ये इसका मतलब ये है कि एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जानबूझकर अगर ऐसा कुछ किया जाए, या आपने एक्शन प्रोसीड किया, सैंपल लगाया और एकदम से पता चले कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई फेलियर आ जाए, वो एक ऑब्वियस एरर है, या कम्युनिकेशन एरर आ जाए, कम्युनिकेशन एरर हो जाए, इसको भी हम लोग एक तरीके से ऑब्वियस एरर्स में काउंट कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी गलतियाँ जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता चल गया हो, फिर भी आपने उस पर काम प्रोसीड कर दिया, या फिर वो आपने सैंपल लगा दिया एंड आपको एकदम से ऐसी कुछ गलतियाँ दिख जाएं। जैसे मैंने बताया कि सैंपल लगाया और एकदम से उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फॉल्ट आ जाए या कम्युनिकेशन एरर आ जाए, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से इवेलुएट ना कर पाए, उसमें हम ऑब्वियस एरर ही कहेंगे। सेकंड आता है असाइनेबल कॉज। असाइनेबल कॉज का मतलब है जहाँ पे मुझे लैब लेवल पे यानी कि क्यूसी लेवल पे गलती पता चल जाए। ऑब्वियस एरर तो नहीं था वो, इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का फॉल्ट था, ना ऐसा कुछ फॉल्ट था, लेकिन हाँ लैब लेवल पे कुछ और गलतियाँ हो जाएं, जैसे कि डाइल्यूशन एरर या रॉन्ग स्पेक या एसटीपी या फिर कैलकुलेशन। ऐसी अगर कोई गलतियां होती हैं तो वो असाइनेबल है। अगर पर्सन ने रॉन्ग मेथड ही कवर कर लिया, लगाना था केएफ से, कार्ल फिशर से लगाना था, लेकिन पर्सन ने एलओडी मॉइस्चर एनालाइजर से लगा दिया, उससे भी अगर हो तो भी मेरा लैब लेवल पे गलतियां हैं। या फिर डाइल्यूशन एरर हो जाए, मुझे 1/100 करना था, मैंने 1/10 कर दिया, उस केस में भी मेरा असाइनेबल कॉज आता है। नॉन असाइनेबल कॉजेज का क्या मतलब है? जहाँ पे क्यूसी लेवल पे कोई गलती नहीं है। नॉन असाइनेबल का मतलब है क्यूसी लेवल पे कोई भी गलती नहीं है, क्यूसी अपनी जगह कंप्लीटली ओके है, फाइन है। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग एरर हो या सैम्पलिंग एरर हो या फिर होल्ड टाइम का कुछ एरर हो। ऐसे केस में क्यूसी ने अपनी तरफ से एनालिसिस किया, सब कुछ उसके यहाँ ओके था, उसने सही स्पेक भी लिया था, सही एसटीपी फॉलो करी, सब कुछ सही था, फिर भी कुछ फेलियर आ रहा है, तो हमें हर चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे तो कहीं कोई एरर नहीं था, या फिर जिसने सैम्पलिंग किया उसने तो कोई गलती नहीं करी। हो सकता है कई बार वो सैंपल जो है उन्होंने कम उठाया या फिर गलत तरीके से उठाया, या फिर जो उन्होंने सैंपल बॉटल या फिर सैंपल पैक लिया उसमें कुछ एरर रह गया। वो अगर लिक्विड है, अगर उसमें ऑलरेडी कुछ लिक्विड रिमेनिंग रह गया और उसमें सैंपल डाल दिया, तो हो सकता है उसमें वाटर कंटेंट बढ़ जाए, या हो सकता है उसमें डाइल्यूशन वहीं पर हो जाए, ये भी हो सकता है। होल्ड टाइम का एरर का क्या मतलब है? मान लीजिए कि 5 घंटे के अंदर अंदर सैंपल को एनालिसिस करना होता है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, बट किसी भी रीजन की वजह से सैंपल एक्सपोज हो जाए एनवायरनमेंट में फॉर मोर देन 5 आवर्स, इन दैट केस वो होल्ड टाइम का एरर होता है। ऐसी गलतियों पे हमारा ये असाइनेबल नॉन असाइनेबल कॉजेज में आता है। इसका मतलब क्यूसी की तरफ से कोई गलती नहीं है, वो फॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर सैम्पलिंग की साइड पर है। अब जब भी मेरा ऑब्वियस एरर्स या फिर असाइनेबल कॉज आइडेंटिफाई हो जाए, यानी कि क्यूसी में अगर कोई आ जाता है, तो मेरा ओएस या ओटी इनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मेरा यहाँ पे कोई भी रूट कॉज नहीं आइडेंटिफाई हुआ और मेरा ओएस फेज़ 2 में जाता है,
तो मेरा नॉन असाइनेबल कॉजेज के केस में ओएस वैलिड हो जाता है। वैलिड का क्या मतलब है कि बैच इज फेल्ड, ये बैच हमारे स्पेसिफिकेशन से कंप्लाई नहीं कर रहा है अगर मेरा कोई इन्वेस्टिगेशन फ़ेज़ 2 में गया। अब वो बात अलग है कि फ़ेज़ 2 में जब मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ वहाँ पे मुझे पता चले कि नहीं इसमें तो सैम्पलिंग का एरर है, और अगर मैं दोबारा से सैंपल करके दिखाता हूँ तो वो बैच पास हो जाता है, तो उस केस में मेरा ये ओएस इनवैलिड हो सकता है, बट विद नॉन असाइनेबल कॉजेज या असाइनेबल कॉज एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं हम लोग कि हमें एक एक चीज़ को कैसे कैसे प्रोसीड करना होता है। मान लीजिए आप कहीं पे भी किसी भी लैब में कोई ओएस या ओटी ऑब्जर्व हुआ, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई डिटेलिंग करते हैं कि ओएस में ऑब्जर्वेशन क्या आया या ओटी में ऑब्जर्वेशन क्या आया। अब कैसे, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिकेशन लिमिट है 90 से 110%, ऑब्जर्व हो गया 88%। अब यहाँ पे मेरा एक ओएस ऑब्जर्वेशन में आ गया है, तो सबसे पहले क्यूसी क्या करेगा, क्यूसी इंटीमेट करेगा क्यूए को डेट हमें ऐसा कुछ ओएस ऑब्जर्व हुआ है। तो ये इंटीमेशन इसलिए है कि कहीं ये बैच रिलीज ना हो जाए। तो वो कैसे होता है, ओएस का फॉर्म रेज करके, ओएस का फॉर्म रेज करके उसके बारे में इंटीमेशन दिया जाता है क्यूए को। अब क्यूसी फिर अपने लेवल पे, अपने लैब लेवल पे इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करता है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है, इनिशिएट करता है वो फेज 1A को। इसमें वो क्या देखता है, कहीं कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो नहीं था, कहीं कोई ऐसी सैम्पलिंग स्पिलेज तो नहीं हुआ था, ऐसी गलतियां तो नहीं थी, मतलब ऑब्वियस एरर्स तो नहीं था कोई, वो चीज़ आइडेंटिफाई करता है। साथ ही साथ वो एक अपने इसी ओएस पे एक हाइपोथेसिस भी लगा सकता है कि वो कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई थी। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें हाइपोथेसिस लगानी पड़ती है। हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि हम लोग एक सोच के चलते हैं, एक प्रोबेबल कॉज आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, तो कहीं उसकी वजह से तो फेलियर नहीं आ गया। मान लीजिए क्यूसी ने कहा कि हो सकता है डाइल्यूशन गलत बन गया हो, तो वो उसी हिसाब से दोबारा से उसी सैंपल को दोबारा से एनालिसिस कर सकता है, री एनालाइज कर सकता है। री एनालाइज कैसे, कि उसने कहा कि हो सकता है डाइल्यूशन गलत हो, या हो सकता है उसने सैंपल इंजेक्शन कम लिया हो, या फिर हो सकता है उसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट रह गया हो। तो सेम वायल या फिर न्यू वायल, ये सेम सैंपल से या फिर न्यू सैंपल प्रिपरेशन से न्यू वायल के थ्रू इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है। अब अगर उसको पता चला कि यहाँ पर भी मेरा फेलियर आ रहा है लेकिन ये वाला पास है, अगर ये वाला सैंपल मेरा पास है, इट मीन्स एनालिस्ट ने कुछ डाइल्यूशन एरर किया है। या फिर अगर ये वाला फेल हो रहा है, ये वाला पास हो रहा है, तो इट मीन्स डाइल्यूशन तो परफेक्ट था, डाइल्यूशन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस वायल में कुछ कमी थी। वायल में कैसा, मतलब वो प्रॉपरली ड्राई नहीं हुआ था, या हो सकता है उसके अंदर कुछ और रह गया हो। जबकि अगर ये वाला पास हो रहा है तो इट मीन्स ये डाइल्यूशन ओके है। अगर यहाँ पे मेरा कुछ भी आइडेंटिफाई होता है तो मैं उसको री एनालिसिस डुप्लीकेट में या फिर ट्रिप्लीकेट में, जो भी हमारे एसओपी में रहेगा, उस कंपनी वाइज एसओपी में जो भी डिफाइन होगा, उस केस में एवरेज निकाल के वो उसको पास कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आरएसडी का भी आता है। आरएसडी का क्या मतलब है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन।
मान लीजिए कि आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिली 90, सेकंड ऑब्जर्वेशन मिली 95, एक थर्ड एनालिसिस किया 100, एवरेज आ गया 95, ये पास है। लेकिन यहाँ पे आरएसडी ही इतना ज़्यादा है, मतलब वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कि 89 भी आए, हो सकता है 101 भी ऑब्जर्व हो जाए। इन दैट केस हमें आरएसडी भी कैलकुलेट करनी होती है। अगर आरएसडी भी मेरा बहुत ज़्यादा आता है, मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, उस केस में एक डाउटफुल केस रहता है, तो हम लोग उसे दोबारा से भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये फेज 1A में चलता है। फेज 1B में क्या आता है कि QC अपने स्पेक STP वगैरह को रिव्यू करती है, कि जो उसने फॉलो किया, जो कैलकुलेशंस करी, उसको रिव्यू करता है, रीचेक करता है। फेज 1B, इसमें QC अपने कैलकुलेशंस को, स्पेक्स को, स्पेसिफिकेशंस को, या STP को, या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, इसी तरह ग्लासवेयर्स यूज किए, स्टैंडर्ड्स यूज किए, जो मेथड यूज किया, उन सभी को रिव्यू करता है। अल्टीमेटली उनका गोल क्या है कि सब कुछ ओके है या नहीं है। साथ ही साथ जो एनालिस्ट है उसको भी रिव्यू किया जाता है, जिसने एनालिसिस किया है। कहीं उससे तो उसकी कोई ट्रेनिंग में तो कमी नहीं थी, पता चला उसका क्वालिफ़िकेशन ही नहीं हुआ था उस चीज़ के लिए, उसने टेस्ट कर दिया लेकिन उसका क्वालिफ़िकेशन हुआ ही नहीं था उस चीज़ के लिए, तो इस केस में हमें फेलियर मिल सकता है। तो मैं उसे एनालिस्ट 2 से, यानी कि नए एनालिस्ट से 2 और 3 से रीएनालिसिस करा के प्रूव कर सकता हूँ कि हाँ ये बैच पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कैलकुलेशन में कुछ एरर है तो फिर मैं उसी हिसाब से उस पर काम करता हूँ। फेज 1B के बाद आता है फेज 2। फेज 2 में क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रूव करना होता है कि मेरा QC लेवल पे कोई भी एरर नहीं है। तो हो सकता है वो फेज 1B के बाद कहे कि रीसैम्पल करो। अगर रीसैम्पल किया तो उस केस में भी रीएनालिसिस होगा। ये रीएनालिसिस एनालिस्ट 1, 2, 3 आपके SOP के हिसाब से, कंपनी के SOP के हिसाब से परफॉर्म किया जा सकता है। और कई कंपनीज में होता है कि 1 और 2 से करवाएंगे, कई जगह होता है 1, 2 और 3 से कराएंगे, कई जगह होता है डुप्लीकेट में कराने का, कई जगह होता है ट्रिप्लीकेट में कराने का। कई बार जब अगर 1B में कोई एरर नहीं मिलता है तो फेज़ 2 में जैसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होता है तो यहाँ पे आता है क्रॉस फंक्शनल इन्वेस्टिगेशन। क्रॉस फंक्शनल का मतलब क्या है, QA, QC, प्रोडक्शन, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में कि ये फेलियर आया तो आया क्यों। जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि सैम्पलिंग का एरर है, या मैन्युफैक्चरिंग का एरर है, ऐसी चीज़ें तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमें रिव्यू करनी होती हैं। अब कैसे, ये एक रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है यहाँ पे, और ये जो है कई तरीक़ों से किया जाता है, जैसे कि 6M कहते हैं हम लोग, या फिर 5M से होता है, 5W1H से होता है, या फिर 5Y से होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग से होता है, या FMEA से होता है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस होता है, FTA। किसी भी तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर सकते हैं फेज़ 2 में। फेज 1A और 1B में मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन आपको चेक लिस्ट के थ्रू होती है। अब अगर यहाँ पे मुझे कोई एरर आइडेंटिफाई हो गया तो मैं उसी हिसाब से उस पर प्रोसीड करता हूँ। अगर सैम्पलिंग का एरर है तो हमें उसको रीसैम्पल करके
अपने बैच को हम प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरर आया और उसमें हमें ऑब्जर्व हुआ कि ये मैन्युफैक्चरिंग का कोई फॉल्ट है, तो हमें ये बैच R&D को प्रोसीड करना होता है। अगर मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर का फॉल्ट है तो मेरा इन्वेस्टिगेशन फिर प्रोसीड करता है फेज़ 3 में। इसका क्या मतलब है? एक्सटेंडेड इन्वेस्टिगेशन टू अदर बैचेज, एक्सटेंडेड इन्वेस्टिगेशन टू अदर बैचेज। इसका क्या मतलब है कि उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर से बनने वाले जितने भी बैचेज हैं उन पे भी ये इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंड होगी। जैसे अगर मान लीजिए अभी तक मेरे 10 बैच बने हैं सेम प्रोसीजर से और 11th बैच मेरा फेल होता है, जिसमें मेरा आइडेंटिफाई हो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ फॉल्टी है, कुछ गड़बड़ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 10 बैच जो हैं इनमें भी क्योंकि सेम प्रोसीजर यूज किया गया है तो ये कैसे पास हो गए। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें कुछ गड़बड़ हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सैंपल से एनालिसिस कर सकते हैं, कंट्रोल सैंपल के थ्रू उसे चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें कुछ प्रॉब्लम हो। अगर कभी भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ फॉल्टी आता है तो बैच रिटर्न होता है FND को या R&D को। R&D को देने का मतलब ये है कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, और जब ये मॉडिफाई होके आता है तो मेरा दोबारा से PV या फिर प्रोसेस वैलिडेशन किया जाता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को रूट कॉज एनालिसिस के बारे में बताया, तो रूट कॉज एनालिसिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे, क्योंकि रूट कॉज एनालिसिस एक मेजर पार्ट है QMS का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि उससे हमें एग्जैक्ट रूट कॉज आइडेंटिफाई होता है और उसी बेसिस पे हम लोग कापा को आइडेंटिफाई करते हैं, कापा को प्रोसीड करते हैं। तो इसलिए जो अगले एपिसोड्स आने वाले हैं इस सीरीज़ के, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने आप में, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए QMS का एक तरीके से हार्ट का पार्ट आ जाता है वो। उसके बेसिस पे हम कापा इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी के बेसिस पे मेरे QMS को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, साथ ही अब खुद तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।